नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है। तो चलिए ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है और वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। तो एक गांव है और उस गांव में एक औरत है, उसका नाम रेवती है। रेवती अपनी अभी 12 साल की लड़की के साथ अकेली रहती है। रेवती के हस्बैंड 2 साल पहले गुजर चुके हैं और अब वो सिर्फ अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। उसका कोई खेत नहीं है, घर है सिर्फ उसका, और काम के लिए वो दूसरे के खेतों में काम करती है और अपना भरण पोषण करती है। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन जब से उसके पति गुजरे थे उसके कुछ दिनों बाद से ही उसने अपने घर में तंत्र विद्या शुरू कर दी थी। और इसका भी एक रीज़न था, बिना रीज़न के ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो उसका भी रीज़न था जो उसने शुरू किया था। इनके पड़ोस में एक घर है, जिनका घर है वो कुछ समय पहले प्रधान हुआ करते थे और अब उनके घर में कोई प्रधान नहीं है, लेकिन वो पहले हुआ करते थे। तो उनका घर बहुत बड़ा है और उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, बहुत रसूखदार लोग हैं ये। तो उनका नाम रामविलास है। रामविलास जी के 2 लड़के हैं, अमन और अशोक। दोनों की शादियां हो चुकी हैं और अमन की पत्नी का नाम मालती है और अशोक की पत्नी का नाम मीनाक्षी है। इन दोनों की शादी को 5-6 साल हो चुके हैं। तो मालती को तो 2 बच्चे हैं, 6 सालों में 2 बच्चे हो गए हैं, पर मीनाक्षी की शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक कोई बच्चे नहीं हैं। पर ये कोई रीज़न नहीं है जो रेवती परेशान है। परेशान सिर्फ इस वजह से है कि अमन और उसकी पत्नी मालती इतने सालों से पड़ोस में रहने वाली रेवती को कुछ अजीब सी नज़रों से देखती है। एक गरीब है वो इंसान, तो उसको धुतकारती रहती है। जब भी घर से बाहर निकलना हो या कहीं उसे दिख जाए तो अजीब नज़रों से घूरना कि मतलब वो हमारे पड़ोस में क्यों रहती है, इस तरह से उसको ताने मारना। पर जब इस चीज़ से ये तंग आ गई थी, क्योंकि एक तो वैसे ही वो परेशान, ऊपर से कोई रात दिन उसे ताने मारना और किसी चीज़ की मदद ना होना। रामविलास जी वैसे अपने बच्चों को बहुत डांटते थे कि क्यों किसी को परेशान करना, हमें क्या मतलब है उनसे। वो वैसे भी थोड़ा जानते थे कि वो दिमागी रूप से ज़्यादा ठीक नहीं है। तो एक दिन जब वो गुस्सा हो गई तो उसने किसी के परामर्श से एक गांव गई थी, वहाँ किसी साधु से मिली थी। उसके बाद ही उसने ये काम शुरू किया। अपने घर में वो पूजा किया करती थी। अब ये नहीं पता क्या पूजा थी, लेकिन हाँ, जब वो पूजा करती थी उस वक्त रात का 12 बजा रहता था। रात को 12 बजे वो पूजा करती थी। एक दिन अमन ने अपनी छत से जब नीचे देखा तो वो अपने आंगन में पूजा कर रही थी। ढेर सारी मोमबत्तियाँ जला रखी थी और बहुत सारा सामान था। वो आंगन में कुछ बनाकर अकेली ही पूजा कर रही थी। इसी तरह एक दिन पूजा के दौरान उनकी बेटी तब छोटी थी, 5-6 साल की थी, और पूजा के दौरान वो अचानक से बीच में आ गई थी। पता नहीं क्या हुआ कि कुछ उल्टा सुल्टा हो गया या कुछ भी, क्योंकि इन सब चीज़ों में अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ। रेवती की बेटी की वजह से रेवती की पूजा भंग हो गई थी और उसका असर रेवती की बेटी के ऊपर दिखा। उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया था, वो एक तरह से पागल हो गई थी। अब ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई, क्योंकि रेवती एक तो वैसे ही अकेली थी और ऊपर से उनकी बेटी की हालत ख़राब हो गई। इतने पैसे नहीं थे कि किसी हॉस्पिटल में दिखाएं। धीरे धीरे उसकी हालत और ख़राब होती गई, जिस वजह से उनकी बेटी का मजाक भी लोग बहुत उड़ाते थे। वो घर के बाहर इतनी शैतानी करती थी, बच्चों को मारती थी, आते जाते लोगों को भी मारती थी। कभी बिना कपड़े ही बाहर बैठी है तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। खास करके ये अमन और उसकी पत्नी, वो तो जैसे लग रहा है उनके पीछे ही पड़ गई थी। इस वजह से रेवती बहुत ज़्यादा अपसेट रहती थी। घर में वो पूजा बराबर चालू कर ही थी और उसकी शक्तियाँ अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगी थी कि आगे चल के शायद वो कुछ करने वाली थी।
एक दिन रेवती को ऐसा मौका मिला जो वो चाहती थी। एक दिन वो जंगल में पूजा कर रही थी। रात का वही 1:30 बजा था। अकेली थी, बेटी उनके घर में थी, उसे बंद करके जाती थी। तभी उसकी निगाह पड़ती है कि जो गांव में नदी है, नदी के किनारे कोई खड़ा है ऊंचाई पर, और वहाँ से वो छलांग लगा देता है। तो ये दौड़ कर जाती है, पूजा इसकी संपन्न हो चुकी थी। उसे बचाने की कोशिश करती है क्योंकि रेवती भी पानी में तैर लेती थी, बहुत अच्छी थी। तो वो दौड़ कर जाती है और उसको बचाती है। जब बाहर लेकर आती है तो देखती है कि वो मीनाक्षी है, अशोक की पत्नी। तो उसको होश में लाती है, और जब वो होश में आती है उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि मेरे बच्चे नहीं हैं और घर में इतने ताने मिलते हैं मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ, इस वजह से मैं जीना नहीं चाहती थी। अगर मैं मर जाऊँगी तो अशोक जी की दूसरी शादी हो जाएगी, हो सकता है तब उनके बच्चे हो जाएं। अब रेवती ये सब चीज़ें सुनती है, फिर बोलती है तुम परेशान मत हो, मैं जो पूजा करती हूँ, मेरे पास तुम्हारा एक उपाय है। मैं तुम्हें कुछ दूंगी, तुम वो अपने घर में रख देना। उसके बाद 6 महीने बाद देखना तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे होंगे। ये सुन करके तो मीनाक्षी बहुत खुश होती है। और उसी दिन जब रेवती पूजा कर रही थी तो उस पूजा में मीनाक्षी भी शामिल होती है। और पूजा संपन्न होने के बाद रेवती एक छोटे से मटके में कुछ देती है मीनाक्षी को, और बोलती है कि ये तुम अपने घर में रख देना और किसी को बताना नहीं, और छुपा कर ऐसी जगह रखना कि कोई देख ना पाए, और फिर रिज़ल्ट 6 महीने बाद मिलेगा तुम्हें। तो ये बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वहाँ से चुपचाप अपने घर जाती है, क्योंकि वैसे भी ये चुपचाप आई थी तो घर में किसी को पता ही नहीं चला था। ये जाती है और अपने घर में जो अलमारी थी, तिजोरी, उसके पीछे ये छुपा कर रख देती है। अब घर में वैसे भी कोई ज़्यादा उस जगह पर जाता नहीं था, तो किसी को पता नहीं चला, और ये अपने काम में जुट जाती है। सुबह उठते ही अपना डेली रूटीन काम करती है। और अब ये खुश रहा करती थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब 6 महीने बाद तो मैं माँ बनूंगी। घर वाले मीनाक्षी के बिहेवियर से थोड़ा अजीब देख रहे थे कि ये ऐसा क्यों कर रही है, अभी तक तो रोती धोती रहती थी और अब ये इतना खुश क्यों है। लेकिन जैसे कि रेवती ने बताया था किसी को बताना नहीं, तो वो किसी को नहीं बताती है। बस सब कुछ ठीक चल ही रहा था। रेवती अब जब ये छत पर जाती थी तो रेवती उसे दिख जाती थी और रेवती से थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी रात जब ये सोने के लिए गई मीनाक्षी और अशोक भी सो रहा था, तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। सब दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं कि मालती चीख रही थी। मालती अपने बाल खुले रखी थी और पूरे घर में दौड़ रही थी। सब उसे पकड़ रहे थे, आखिर हुआ क्या है। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो इतना चीख रही थी और सबको मारने को दौड़ रही थी, जैसे लग रहा था वो पागल हो गई है। सब उसे पकड़ कर बिठालते हैं। उसकी जबान बाहर निकली हुई थी, आंखें एकदम सफ़ेद थीं, आंखें जैसे ऊपर टंग गई थी, और वो झूल रही थी, एकदम हिल रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसको चारपाई में बांध दिया जाता है और वहीं वो चिल्लाती रहती है। वो उसकी हरकत एक दिन में ये हो गई थी कि ये सोचिए, उसके शरीर का जैसे लग रहा था एक ही दिन में आधा खून सूख गया है, इतनी कमज़ोर दिख रही थी वो। अमन बहुत परेशान हो गए थे। अमन अब उसके बगल में लेटे हुए थे। सब चले जाते हैं सोने के लिए कि सुबह देखा जाएगा क्या होता है। वो थोड़ी शांत हो गई थी और सब सोने की कोशिश करते हैं। तभी अमन देखते हैं कि अमन के बगल में कोई खड़ा है। इनकी नींद पूरी नहीं थी, हल्की हल्की नींद थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वैसे भी कौन सो सकता है। तो इन्होंने देखा कि इनके बगल में रेवती खड़ी है और वो कुछ कहना चाह रही है। अजीब से उसके बाल खुले खुले बड़े से हैं और बहुत भयानक दिख रहा है उसका चेहरा। तो ये तुरंत उठकर बैठता है और इधर उधर देखता है तो उसे कोई दिखता नहीं है। अब लेकिन ये डर जाता है कि ज़रूर रेवती ने ही कुछ किया है। अब ये अपने पिताजी के पास जाते हैं। तब तक सुबह हो गई थी और सुबह अपने पिताजी को सारी बात बताते हैं कि पिताजी मैंने सपने में रेवती को देखा है। तो उनके पिताजी कहते हैं तुम दिन भर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हो, अब रात में तो उसे बख्श दो,
वो बेचारी खुद ही अपने घर में पड़ी रहती है और तुम उसको उल्टा सीधा बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू की बात मत करो। उसे डांट करके रामविलास जी चुप करवा देते हैं। लेकिन अमन के मन में कहीं ना कहीं कुछ तो था। अमन का जो बिजनेस था वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया था। कोई इनकी बिक्री नहीं हो रही थी, फैक्ट्री इनकी बंद हो गई थी। और इसी तरह विलास जी का जो उनके नाम पे कंपनी थी वो भी बंद हो गई। इनकी स्थिति धीरे धीरे इतनी ख़राब होती गई कि 1 महीने में ही इनकी सारी जमा पूंजी निकल गई। इनकी जो मालती थी, मालती के इलाज में इन लोगों ने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। लेकिन मालती की हालत वैसे की वैसी ही रही। हॉस्पिटल में एडमिट थी, ना तो वो उठ पाती थी ना बैठ पाती थी। पर एक बात थी, उनके घर में सबको रात में कहीं ना कहीं रेवती दिखाई पड़ती थी। ये कुछ समझ में नहीं आता था। रामविलास जी अक्सर डांट देते थे सबको, लेकिन सबके मन में ये बात थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, रेवती क्यों दिखाई दे रही है। एक दिन ये लोग रेवती के घर जाते हैं। वही रात का 3:30 बज रहा था। रेवती के घर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं रेवती एक पेड़ में चल रही है, जो पतली सी डाल थी। उस डाल पर ये सोचिए कि कोई हाथ से पकड़े तो टूट जाए, इतनी पतली सी डाल में रेवती चल रही है। और वो डाल एकदम हिल भी नहीं रही है, बहुत आराम से वो चल रही है। ये देख कर के अमन बहुत ज़्यादा डर जाता है। जैसे ही ये भागने लगता है, रेवती ऊपर से कूदती है नीचे और अमन की तरफ दौड़ने लगती है। अमन भाग करके अपने घर में घुस जाता है। जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो उसे रेवती वहीं बैठी हुई दिखती है। उसे देख करके अमन और डर जाता है कि अभी तो वो बाहर थी, मैंने तो दरवाज़ा बंद कर दिया, तो ये घर के अंदर कैसे आ गई। अब ये हालत हो गई थी घर में सबकी कि ये डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहे थे, घर में ही कैद रहते थे और दाने दाने को मोहताज हो गए थे। उनके घर में खाने तक को अब नहीं रह गया था। बहुत स्थिति एकदम डाउन हो गई थी। किसी के पास नौकरी नहीं, खेत थे वो सारे बिक गए थे इलाज में। और उनके पिताजी की हालत इतनी ख़राब थी कि वो बीमार वो भी रहने लगे थे, उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। अशोक और मीनाक्षी, इन दोनों को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ स्थिति उनकी भी ठीक नहीं थी क्योंकि फैक्ट्री में इनका भी हिस्सा था और फैक्ट्री चली गई तो इनकी स्थिति भी ख़राब हो गई थी। लेकिन शारीरिक रूप से ये लोग ठीक थे। तो अमन की स्थिति ज़्यादा डामाडोल थी। इनके बच्चे अब यहाँ नहीं रहते थे, इन्होंने नानी के यहाँ भेज दिए थे, नानी के घर। वो दोनों बच्चे अपनी नानी के घर चले गए थे और सिर्फ घर में अब बचे थे अमन, अशोक और मीनाक्षी। क्योंकि मालती तो हॉस्पिटल में थी और रामविलास जी भी हॉस्पिटल में थे। किसी तरह मांग मांग कर ये लोग भी खाना खाना शुरू कर देते हैं। एक दिन ये एक घर से खाना लेकर आए, अमन थे, तो रेवती अपने दरवाजे पर बैठी थी और इन्हें देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है वो। तो अमन चिल्लाने लगते हैं कि तू हंस क्यों रही है हमारे ऊपर, तेरी भी तो यही स्थिति है। तो रेवती कहती है तू मेरे ऊपर हंसता था ना बहुत, देखा आज तेरी स्थिति भी वही हो गई है जो मेरी थी। तो अमन समझता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसने ही किया है। वो अपने पिताजी को बताने के लिए हॉस्पिटल जाता है। तभी पता चलता है कि उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये दुख तो बहुत बड़ा था। ये लोग अपने पिताजी की मिट्टी घर लेके आते हैं। क्रियाकर्म जिस तरह हो पाया उस तरह इन्होंने किया गांव वालों की मदद से, क्योंकि गांव वाले वैसे भी उनको बहुत मानते थे। तो उन लोगों ने इनकी मदद की और उसका क्रियाकर्म सब किया गया। जब सब कुछ हो गया तो वैसे ही लोगों का ये सोचिए, पिताजी के ना रहने पे आधा शरीर तो बेकार हो ही गया, क्योंकि वो एक जड़ थे उस घर के और अब वो नहीं रहे। रेवती को भी उनके मरने का दुख हुआ था। वो जब आई उनके घर उनकी मिट्टी को देखने के लिए तो इन लोगों ने उसे भगा दिया था। जब भगा दिया तो उसने कहा कि तुम लोगों ने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया है, आज से नहीं शुरू से तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, पर अब तुम्हारे साथ और बुरा होगा। ये कहकर वो चली गई थी और जैसे ही अपने घर गई, इधर फ़ोन आता है कि मालती की अब मौत हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुन करके अमन के जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये तुरंत भागता है, हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से बारिश होने लगती है इतनी ज़ोरों की। बारिश की वजह से वो
दौड़ नहीं पा रहा था, भाग नहीं पा रहा था, कोई उसे लिफ्ट भी नहीं दे रहा था कि वो किसी तरह हॉस्पिटल पहुँचे। अचानक से सामने से एक ट्रक आ रहा था और ट्रक के सामने उसे रेवती दिखाई दे रही थी। उसे ट्रक दिखा ही नहीं, उसे सिर्फ रेवती दिख रही थी। और अचानक से वो रेवती के सामने जाता है चिल्लाने के लिए, उसे डांटने के लिए। तभी वो ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। गांव में ये सूचना आती है तो अशोक दौड़ कर जाते हैं और अपने भाई को उठाते हैं। अब अशोक के सर पे तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उधर उनकी भाभी की मृत्यु हो गई और इधर भाई भी। ये अशोक सबका क्रियाकर्म करता है। तब मीनाक्षी को समझ में आता है। मीनाक्षी सोचती है कि ये तब से हो रहा है जब मैंने वो घड़ा इस घर में रखा है। तो ये तुरंत जाती है रेवती के घर और रेवती से बोलती है कि क्या ये जो तुमने दिया था ये उसी का नतीजा है? तुमने मेरे बच्चे के लिए नहीं, तुमने मेरे घर को बर्बाद करने के लिए सब किया था। तो रेवती बहुत तेज़ी से हंस रही थी और हंसते हंसते बोलती है, तो तुमने क्या सोचा कि तुम लोग मेरा बुरा चाहोगे और मैं तुम्हारा भला चाहूँगी? हाँ देखो, मैंने तुम्हारा बुरा नहीं किया, ना तुम्हारे पति का बुरा किया, लेकिन उन लोगों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने ये सब किया है। मीनाक्षी रोने लगती है और अब पछताने के सिवा कुछ बचा नहीं था उसका। तो रेवती फिर उनसे कहती है कि अब तुम्हारा कुछ जो होना था वो हो चुका है। वो मटका निकाल करके तुम नदी में प्रवाह कर दो जाके और सब ठीक हो जाएगा। तो वो जाती है मीनाक्षी, वो मटका लेकर नदी में प्रवाह कर देती है। उसके बाद अब वो लोग तो मर ही चुके थे, लेकिन धीरे धीरे 6 महीने के अंदर ही उनके घर में फिर से उनकी फैक्ट्री खड़ी हो जाती है और मीनाक्षी प्रेग्नेंट भी होती है, उसको एक बेटा होता है। मीनाक्षी इन सब चीज़ों से बहुत खुश थी, लेकिन जो इनकी परिवार के साथ पिछले साल बीता वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। रेवती अपनी बेटी के साथ वो उसी नदी में कूद करके मर गई थी और उसकी आत्मा अब उसी गांव में घूमती है। हाँ, मीनाक्षी और अशोक को कुछ नहीं बोला आज तक, उसने कुछ उसे परेशान भी नहीं किया, लेकिन गांव के लोगों को अक्सर वो दिखाई पड़ती है और सबसे वो बदला लेना चाहती है, क्योंकि जिस वजह से उसने सुसाइड किया, क्योंकि बहुत ही उसे परेशानी हो रही थी खाने की पीने की, और उसकी बेटी की हालत जिस तरह से थी, किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। तो गांव में जो भी कोई उस नदी के किनारे जाता है और अगर वहाँ पानी भरने ही गया है तो वो डूबकर ज़रूर मरा है। और वहाँ का पानी तो पहली बात कोई पी ही नहीं पाया है, क्योंकि पानी जैसे लग रहा था जहरीला है, कोई जानवर भी उस नदी का पानी नहीं पी सकता था। तो ये थी रेवती की कहानी। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।